तो आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो क्या है? वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान देना, मोशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। मोशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर एंड लगा हुआ है ना, मतलब बल, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब कि गति के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि आखिर गति का सिद्धांत क्या है और ये दिया कौन। ध्यान देना, आज से 800 बीसी है, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जितने भी साइंटिस्ट लोग थे वो लगे पड़े थे कि फिजिक्स जो है, यानी हमारे आसपास फिजिक्स क्या है, जो भी चीज हमारे आसपास में हो रहा है, जो भी चीज देख लो जो हमारे आसपास में घट रहा है या हमारे साथ हो रहा है, वो फिजिक्स का देन है। जैसे पंखा का चलना, सर्कुलेटरी मोशन, लाइट का जलना, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। मतलब आसपास में आप जितना भी चीज देखते हो अपनी आंखों से, वो सब देन फिजिक्स का है। फिजिक्स ही हम लोग को इतने अच्छे से वो समझा दिया है ताकि हम लोगों को किसी तरह का डाउट ना हो। क्लास 10 में जाओगे तो फिजिक्स का पहले ही 2 चैप्टर जो मिलेगा फिजिक्स का ही, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है लाइट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग फिजिक्स का क्या पढ़े? मोशन। मोशन का मतलब क्या है? गति। गति का मतलब क्या? हम लोग ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहे हैं। ये क्या होता है? हम लोग अपने आंखों से देखते हैं और डे टू डे लाइफ में होता रहता है। डे टू डे लाइफ में पंखा चल रहा है, गति है। तुम अपने घर से यहां पहुंचे, गति है। तो गति का कुछ सिद्धांत है ना? गति का कुछ सिद्धांत है, मोशन का कुछ लॉ है, लेकिन उससे पहले है यहां पर फोर्स। तो यहां पर यही बात आया कि बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट थे वो लगे पड़े थे कि फोर्स का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, आएंगे हम लोग उस चैप्टर में भी, जब बायो में हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन्स पढ़ाएंगे तब तुम लोग को एरिस्टोटल के बारे में बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आखिर एरिस्टोटल ने बायोलॉजी में भी अपना पूरा परचम लहराया है। तो बायोलॉजी में तो फहराया ही है, फिजिक्स में भी उन्होंने बीड़ा उठाया था, फोर्स के बारे में पता लगाया। लेकिन उनका जो कहना था, जिस तरीके से वो फोर्स को समझाने की कोशिश किए, वो पूरी तरीके से सही नहीं था। यानी उनका जो लॉ बताया गया, वो जिस तरीके से अपने फोर्स को बताए, वो फॉल्स हो गया है ना, वो पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाया। तो उसके बाद एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो गैलीलियाई। ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि इन्होंने ही सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि आखिरकार ये जो अर्थ है ना, वो सन का यानी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। क्योंकि उसके पहले कोई भी जनता इस बात को नहीं मानना चाहता था या ये बात को नहीं जानता था या नहीं मानता था कि अर्थ सूर्य का चक्र लगाता है। वो यही मानता था कि अर्थ का चक्र सूर्य लगाता है, मतलब सन जो होता है वो रिवोल्यूट करता है किसके इर्द गिर्द? अर्थ से। समझ में आ रहा है? उसके इर्द गिर्द। उस समय इनको अपनी बात, यानी गैलीलियो गैलीलियाई को अपनी बात रखने से पहले डर लग रहा था, क्योंकि जनता इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि यार ये पागल साइंटिस्ट है, ये हम लोग को उल्लू बना रहा है, ये हम लोग को गलत पढ़ा रहा है या गलत समझा रहा है। लेकिन उस चीज को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया? टेलीस्कोप बना दिया। और वो टेलीस्कोप से दिखा करके लोगों को सिद्ध कर दिए कि अर्थ का चक्कर, यानी अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है? जब फाइनली जब गैलीलियो गैलीलियाई ने जब ये बात सिद्ध करने की कोशिश किया तो पहले वो राजा को बताए कि राजा मैं तो ऐसे सोचा हूं। तो राजा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो ये सोचा कि अगर हम तुमको जनता के सामने भेज देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, तुमको भेज देंगे, लेकिन ये बात जो तुम बोल रहे हो, ये बात जनता मानने को तैयार नहीं रहेगा। हो सकता है कि मेरा सत्ता भी गिर जाए, बोलेगा ये राजा भी पागल है और ये इसका जो चेला है यानी इसका जो साइंटिस्ट है वो तो पागल है ही। लेकिन लोग उस जगह के जितने भी लोग थे उनको इतना बात पता था कि गैलीलियो गैलीलियाई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना पता था।
जिस सभा में वो अपनी बात बताए ना, जैसे वो ये वर्ड बोले कि सन जो है, सन का चक्र कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, सारा सन्नाटा छा गया था वहां पर सभा में, पूरा सन्नाटा। क्योंकि सबको ये लगा कि ये बोल क्या रहा है, ये बोलना क्या चाहता है, ये साइंटिस्ट क्यों ऐसा बोला है जबकि इतना बड़ा साइंटिस्ट है। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि नहीं भाई, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, कुछ बोला तो सोच समझ के बोला होगा। जब उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार करके जब लोगों को बताया, दिखाया, तब लोग मानना शुरू कर दिए। तो साइंटिस्ट जब कोई चीज बताते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि बस उसी चीज पर बता के रह जाए। उसके बाद यानी ये जो गैलीलियो गैलीलियाई थे, उन्होंने फोर्स के बारे में कुछ बात बताया, फोर्स के बारे में बताया। असलियत में ना, फोर्स को प्रूव करने का स्टार्टिंग जो किया था वो गैलीलियो गैलीलियाई नहीं किया था। किन्होंने किया था? गैलीलियो गैलीलियाई, है ना, गैलीलियो गैलीलियाई नहीं। उन्होंने ही सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करना, है ना, फोर्स को डिफाइन करना स्टार्ट किया। लेकिन उनकी बात पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाई थी, इनकी बात पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाई। अब इनके बाद बहुत बड़े एक और साइंटिस्ट आए, सर आइजैक न्यूटन। और सर आइजैक न्यूटन ने इन्हीं की बात को लेकर के और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिए। अल्टीमेटली ध्यान देना, असलियत में क्या होता है कि असलियत में फोर्स का खोज तो गैलीलियो गैलीलियाई ने बताया था, लेकिन अच्छे से प्रूफ ने न्यूटन ने किया था। इसलिए हम लोग कभी भी जब फोर्स का यूनिट लिखते हैं तो उनको उपाधि देने के लिए न्यूटन लिखते हैं। समझ में आ रहा है? और तुम लोग को थोड़ा सा उनकी उपाधि को बताने के लिए, उनका थोड़ा कद ऊंचा करने के लिए, किनको? सर आइजैक न्यूटन का कद ऊंचा करने के लिए एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूं। सिनेरियो क्या है? तुम लोग मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, तुम लोग आइंस्टाइन के बारे में जानते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर में फोटो लगा हुआ था सर आइजैक न्यूटन का। सोचो, यानी कितने बड़े साइंटिस्ट थे कि इस मैथमेटिशियन, ये भी जितना बड़े थे, उन्होंने भी अपने घर में ये लगा कर रखा था। सोच लो कितने बड़े थे। बात समझ में आ रहा है? तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, फोर्स के बारे में हम लोगों को बहुत सारी बातें बताई। अब वो क्या सारी बातें हैं, ध्यान देना। इन्होंने, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी ये सब में बिता दी। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी इस पे नहीं बिता पाते तो हम लोग ये सारी बातें समझ नहीं पाते इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से। कभी नहीं पता चलता कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। कभी भी हम लोग को पता नहीं चलता कि आखिर अर्थ कैसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, कहां फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है। ये इन्हीं का दिन था, किसका? सर आइजैक न्यूटन का। समझ में आ रहा है? सर आइजैक न्यूटन जी का ही कहना था कि यही तो उपाधि है। उपाधि कहने का मतलब क्या है? महात्मा को उपाधि क्यों मिला, कैसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। कैसे दिया? जब गांधी जी को बोला गया, रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि ठीक है, आपको मैं महात्मा बोलूंगा। महात्मा मतलब महान आत्मा, जिसकी आत्मा बहुत महान हो। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, मैं आपकी उपाधि नहीं लूंगा, इतनी बड़ी उपाधि मैं नहीं लूंगा। तो फिर चिट्ठी लिख के भेजे, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों? आपको लेना चाहिए, आप इसके पात्र के हैं। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं महात्मा का उपाधि तभी लूंगा जब मैं मरने लगूंगा और मेरे जब जान जा रहा होगा उस समय मेरे मुंह से हे राम निकले। अगर हे राम निकल गया तो आप समझ लेना कि हाँ मैं महात्मा हूं, अगर नहीं निकला तो आप मेरे को महात्मा ना बोलें। और अल्टीमेटली हम लोग गांधी जी को महात्मा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब नाथूराम गोडसे उनको बंदूक से गोली मार दिया तो उनके मुंह से हे राम ही निकला था। इसलिए उनका जो राजघाट है जहां पे उनकी समाधि है ना, वहां पे भी देखो हे राम लिखा हुआ है। तो ये उपाधि दिया जाता है, बड़े बड़े लोग को उपाधि देते हैं, है ना। बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उपाधि देते हैं। तो उसी तरीके से इनको भी उपाधि मिला था सर का। ये एग्जैक्ट है।
ये एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब कोई ना कोई दिया बड़े, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स के बारे में कुछ बात बताया। अब ये तो इंट्रोडक्शन का और भी पहला पार्ट था जो थोड़ा सा हम लोग को समझना था। अब आ गए हम लोग चैप्टर में। अब हम लोग आ गए चैप्टर में कि आखिर इतनी बातें हुई सर आइजैक न्यूटन के बारे में, लेकिन न्यूटन बाबा बताए क्या हम लोग को? ये फोर्स के बारे में, ये बल के बारे में क्या बताए, ये बल है क्या? तो ध्यान देना, बल को वो दो तरीके से समझाए ताकि तुम लोग को समझ में आ सके। उन्होंने बोला बल किसको कहते हैं, फोर्स किसको कहते हैं? फोर्स उसको बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसके इफेक्ट के कारण? फोर्स के इफेक्ट के कारण। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में यानी गति में है, तो विदाउट फोर्स वो गति में आ ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं चल रहा हूं तो इसमें फोर्स लग ही रहा होगा, भलो मेरा स्पीड बढ़ रहा होगा तब भी फोर्स लग रहा होगा, घट रहा है तब भी मेरा फोर्स लग ही रहा होगा, मतलब फोर्स लग ही रहा होगा। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया किसका? फोर्स का। कि फोर्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स का मतलब यही हुआ कि अगर आप किसी मोशन में हैं, मोशन में आप तभी हैं जब आपके बॉडी में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। और इसको जनरल भाषा में बोलते हैं, फोर्स का डेफिनेशन जो जनरल भाषा में होता है वो होता है पुश और पुल। अगर किसी ऑब्जेक्ट में पुश यानी धक्का दिया जा रहा है और किसी ऑब्जेक्ट को पुल यानी खींचा जा रहा है, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट में या जिस भी सिनेरियो में हम लोग पुश और पुल का यूज करते हैं, किसी भी तो पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पुश और पुल हो रहा है तो समझ लेना क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। यानी कोई ऑब्जेक्ट को आप धक्का दो या कोई ऑब्जेक्ट को आप खींचो, अगर ये चीज हो रहा है तो इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया है। और ये चीज करने पे क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट उस समय के लिए किसमें आ जाता है? मोशन में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तुम धक्का ही ना दे रहे हो अपने हाथ को। हाँ, तुम अपने शरीर को तो धक्का दे रही हो ना, उसे भी तो लग रहा है फोर्स। अब डिपेंड करता है, अभी बैलेंस अनबैलेंस बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है पता है ना? किसी भी चीज को हम जो खींच रहे हैं, है ना, या हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, है ना, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, या पुल मतलब खींच रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हम उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स। विदाउट फोर्स ये दोनों चीज नहीं होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किसमें आ गया? वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वो ऑब्जेक्ट किसमें आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फोर्स क्या है? फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का धक्का देना या किसी ऑब्जेक्ट का खींचना। जैसे आप जब भी किसी के घर में आते हो या जाते हो, अपने घर से जाते हो या घर से आते हो, क्या करते हो? दरवाजा को खींचते हो। समझ में आ रहा है? खींचते हो। अगर सोच लो कि आपके शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं है, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्या आप दरवाजा खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। क्यों? इसलिए नहीं खोल पाओगे क्योंकि आपके बॉडी में क्या नहीं है? एनर्जी नहीं। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो कि उसमें फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा होगा तो वो मोशन में आ गया होगा। उसमें क्या हो रहा होगा? पुश और पुल हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? जल्दी से देखिए इसका डेफिनेशन। तो देखो, किसी भी चीज को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट मतलब ऊपर की ओर क्या लगा रहे हैं? धक्का ही तो लगा रहे हैं, ऊपर की ओर धक्का ला रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लो जो कुली है, कुली क्या करता है? अपने सर पर वो इतना भार उठा कर रखा है, तो आखिर उसका सर या उसका पूरा बॉडी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर क्या दे रहा है? धक्का दे रहा है।
अगर ऊपर की ओर धक्का दे देगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, बात समझ में, बेचारा धस जाएगा। समझ में आया? हाँ, या जो एक वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टर वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, वो जो वेट लिफ्टिंग जो उसके पास जो वेटिंग मशीन होता है ना, उसको क्या करता है, उसको खींचता है अपनी ओर, पुल कर रहा होता है। तो ये कैसा होता है, उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। विदाउट फोर्स ना ही वो पुल कर सकता है और ना ही पुश करता है। बात समझ में आ रहा है? ट्विस्टिंग, तुम अपने कमर को घुमाओगी तो क्या, कैसे घूमेगा, जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगी तब तक तुम्हारा कमर घूम पाएगा, और ज्यादा ताकत लगाओगी तो पूरा वो दूसरा चीज। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी रबर को, है ना, रबर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें फोर्स लगा रहे हैं, है ना, पुल और पुश हो रहा है। यानी ड्रॉवर, जो घर का ड्रॉवर होता है जिसमें मान लो कुछ सामान आप रखे हो, तो क्या करते हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं, है ना, खींचते हैं, तब उसके अंदर जो सामान रखा हुआ होता है निकाल लेते हैं और फिर धक्का देते हैं, यानी पुश कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया सभी को? तो बेसिक डेफिनेशन फोर्स का समझ में आया? समझ में आया? उधर तुम लोगों को समझ में आया? आया? फोर्स क्या होता है समझ में आया? तुम लोगों को फोर्स समझ में आया? तुम लोगों को फोर्स समझ में आया? फोर्स, फोर्स समझ में आया? तुम्हें फोर्स समझ में आया जी? ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कि फोर्स को हम लोग कभी देख नहीं सकते, है ना, वो महसूस किया जा सकता है। फोर्स हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि अंदर से मेरा बल लग रहा है, मेरा ताकत लग रहा है, ताकत को देखे नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होता है, लग रहा होता है। एक बात याद रखना कि जो फोर्स होता है उसका अगर ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है, एन से। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, वो सिंबल हम बता रहे हैं, ऐसा यूनिट का ये जो सिंबल होता है वो एन होता है, और फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, और फोर्स के ऐसा यूनिट को एन से डिनोट करते हैं, है ना। एक और बात कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बताए थे कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, कि इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, है ना, मैग्नीट्यूड होगा, और एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जो पढ़ा होगा पहला चैप्टर तो उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और जो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसमें बहुत दिक्कत होगा। बस एक हिसाब से बता देता हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना का, और डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो एक बात याद रखना, जो फोर्स होता है, फोर्स, फोर्स हमेशा याद रखना वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, है ना, तो कुछ ना कुछ ताकत लगा रहे हैं इसमें, कुछ ना कुछ, जैसे 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कुछ ना कुछ, तो फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और हम किसी ना किसी डायरेक्शन में तो लगा रहे हैं, हम वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं, या अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन इसमें क्या है, फिक्स्ड है। यानी ऐसा कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, वैसी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये बात याद रखना हमेशा, जिसमें दोनों चीज रहेगा, है ना, हाँ दोनों। और अगर किसी चीज में डायरेक्शन नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, या हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़कर आ चुके हैं, हम लोग जानते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी तक हम लोग ये देखे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन देखे, कैसे इसको अच्छी तरीके से प्रूव किया गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, वो हम लोग देख लिए। उसके बाद उसका ऐसा यूनिट देखे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग ये देखें कि उसकी क्वांटिटी क्या होती है ना, कि फोर्स की क्वांटिटी क्या है, तो फोर्स की क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। फोर्स का हम लोग एग्जांपल भी देख लिए अलग अलग जगह पर, है ना। अगर आप खड़े हो या बैठे हो उसमें भी फोर्स लग रहा है, उस पे भी फोर्स लग रहा है। अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं
तो मेरा पूरा का पूरा फोर्स जमीन पे लगा हुआ है, तभी हम खड़े हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसका जितना शरीर का जो ताकत है यानी जो फोर्स है वो उस डेस्क पे उस बेंच पे लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो बेड पर हाँ फोर्स हमेशा लगता रहता है कंटिन्यूसली। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो बल के प्रभाव है ना, बल के प्रभाव को देखते हैं कि आखिर बल लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट आता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम सभी लोगों को? पक्का सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहली बात, फोर्स से क्या हो सकता है? पहली बात, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसमें फोर्स लगाकर उसको हम लोग मोशन में कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पर जो तुम लोग करते हो जनरली, बेचारा एक कुत्ता बैठा हुआ है, समझ में आ गया? बेचारा बैठा हुआ है, किसमें? वो रेस्ट में। तुम क्या लिए? एक पत्थर उठाए और उस पर लगा दिया फोर्स, उसको लगा और वो कहां हो गया? भाग गया। बात समझ आ रहा है? यानी उस फोर्स के कारण क्या हो गया? मोशन। दूसरा सिंपल सी बात है, अगर मान लो फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच में क्या होता है, जब भी गेम स्टार्ट होता है तो पहले बॉल को बीच में रख दिया जाता है, यानी वो रेस्ट में रहता है। बॉल किसमें है? रेस्ट में। फिर दोनों में से जो भी पहले उस बॉल को किक कर दिया तो किक करेगा अपने पैर से, और पैर में क्या लगेगा? वो फोर्स। अगर उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं है, वो पूरा थक गया है, तो क्या वो बॉल को किक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से थक गया। हम बोले जब इंसान थक जाता है ना, अगर पूरी तरीके से इंसान थक गया, मतलब थक के चूर हो जाना जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं थक कर चूर हो जाना। तो इंसान जब थक कर चूर हो जाता है ना, तो अगर नाक में मक्खी बैठी भी है तो उसको हटाता नहीं है, वो बोलता ठीक है बैठे रहे, क्योंकि बेचारा थक कर क्या हो चुका है? चूर हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम लोग मोशन में ला सकते हैं, किसके मदद से? फोर्स के मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। यानी फोर्स के मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट से। ये बात, ये ऑब्जेक्ट अभी किस में है? कौन से स्टेट में है? रेस्ट में। लेकिन हम उसमें क्या लगाएंगे? ऐसे लगा लेंगे फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद उसको ए प्लेस से बी प्लेस तक लेके आए, है ना। ये फोर्स के कारण मेरे पास उतना ताकत था, है ना। लेकिन अगर चींटी को बोलेंगे उसको वहां से यहां लाने के लिए ला पाएगा? नहीं, क्योंकि चींटी के पास उतना ज्यादा ताकत नहीं है इसको ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाने का। तो हम लोग पहला एस्पेक्ट देखे फोर्स का, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गाड़ी अपने आप चला, बैठ के नहीं चलिए सेकंड देखिए, फोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको हम लोग किस में ला सकते हैं? रेस्ट में ला सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ना, तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर क्या, अब आपका दोस्त आपका 5 रुपए लेकर भाग रहा है साइकिल में बैठकर, है ना। आपका दोस्त आपका 5 रुपए लेकर साइकिल में बैठकर भाग रहा है, तो वो मोशन में आ गया। आप क्या किए? उसका साइकिल जगह पकड़ ली, अब पकड़ के उसको रोक दिए, निकल मेरा 5 रुपया। बात समझ आ रहा है? तो बेचारा वो तो मोशन में था, वो किसमें था? मोशन में था। लेकिन आपने ज्यादा फोर्स लगा करके उसके फोर्स को क्या कर दिए? ओवरकम कर दिए। यानी हम लोग फोर्स की मदद से किसी मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल, मान लो कोई बॉल फेंका, तो जब बॉल फेंका तो बॉल क्या हुआ? मूविंग है ना, और हम उसको क्या कर लिए? कैच कर लिए। तो वो मूव वाला जो मूविंग बॉल था वो किसमें आ गया? रेस्ट में आ गया। किसके कारण? इस फोर्स के कारण। लेकिन अगर मेरा फोर्स उतना ज्यादा नहीं होता,
मान लो एक कॉर्केट बॉल ऊपर से आ रहा है और एक छोटे से बच्चे को बोल दे कैच करने के लिए, क्या वो कर पाएगा? अगर वो उसके हाथ में आ भी गया ना तो वो पकड़ के नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना उसके पास ताकत नहीं है, वो छोड़ देगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हाथ में दर्द देने लगेगा। बात समझ में आए? ये मोमेंटम भी है, वो हम लोग मोमेंटम की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी फोर्स के मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, है ना। फोर्स के मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेस्ट में ला सकते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स हुआ। दो इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ लिए, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? चलिए तीसरा देखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स के मदद से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज या चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन अच्छा था। तो ध्यान देना, चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फोर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जैसे देखो बॉल को ही देख लो, है ना, कोई इंसान अगर बॉल को किक कर रहा है वो सीधे की ओर जा रहा है, लेकिन अगर उसका गोल यानी गोल पोस्ट जो है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में है तो वो क्या करेगा? अपने पैर से किक करके उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल, जो बैट्समैन या बॉलर हैं, है ना, बैट्समैन क्या करता है जब बॉलिंग आता है तो वो अपने फोर्स के मदद से उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो आखिर फोर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग 3 एफेक्ट देखे, बताओ कितना एफेक्ट समझ में आया? तीनों समझ में आ गया? श्योर हो? पक्का समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, चेंज इन शेप एंड साइज। तो देखो किस तरीके से हम लोग फोर्स की मदद से किसी का शेप और साइज चेंज कर देते हैं। सिंपल सी बात है, मत सोचो कि फोर्स की मदद से किसी को मार के उसका शेप और साइज दोनों को अलग कर देते हैं, या तो वो वाला नहीं समझना, बात अलग है। शेप और साइज का सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या देखा जाता है कि एक कोलगेट ट्यूब ले लो, है ना, कोलगेट ट्यूब ले लो, बेचारा वो नया नया जब आता है तो मस्त मोटा हट्टा का ताजा रहता है, लेकिन हम लोग उसमें सब फोर्स लगा के उसको एकदम पतला पापड़ कर देते हैं, है ना। कब तक करते हैं? वी आर इंडियंस, हम लोग कब तक करते हैं? बेचारा मर ना जाए, अगर मर जाता है तो बीच से काट देते हैं। तेरे को बता रहे, रुक जा, एक पाई नहीं छोड़ेंगे उसका, पैसा दिए हैं फ्री का। बात समझ में रहा? तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग फोर्स के मदद से, है ना, हम लोग क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का शेप बेचारे का चेंज कर देते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, शेप और भी अच्छे से समझ सकते हो, है ना। साइज भी देख लो, साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो मम्मी घर में क्या करती है? डो बनाती है। मम्मी क्या, बहुत सारी लड़कियां भी या लड़के भी क्या करते हैं? डो बनाते हैं, यानी आटा का लोइया, है ना, आटा का लोइया जिसको हम लोग डो बोलते हैं, है ना। तो जब गूंथते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के कारण उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे देते हैं। अच्छा, तुम लोग को याद होगा बचपन में क्या करते होगे? मम्मी जब डो बनाती है इसमें क्या एक लोइया ले लेते हो, अब लेने के बाद बंदर भालू जो भी है उसमें से बनाकर खेल खाल के, है ना, उसको फेंक देते हो, चाहे कुछ भी कर देते हो। तो समझ में आना, हम भी करते हो। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि हम लोग फोर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हैं या कर देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक तुम लोग बॉल देखे होगे, वो स्माइली बॉल आता है येलो कलर का, है ना, वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और साइज जो शेप होता है वो बेचारा आया होता है स्पेयर के शेप का, लेकिन उसको दबा करके हम लोग डिस्क शेप बना देते हैं, है ना, डिस्क शेप बना देते हैं, है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ से दबा करके उसको डिस्क के शेप का बना देते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? यानी फोर्स के मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? शेप और साइज दोनों का दोनों क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है? अच्छा, हम लोग लास्ट देखो फोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, जो स्पीड होता है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस यानी चेंज इन स्पीड। अब कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई इंसान चल रहा है ना, जैसे जनरली तुम लोग करते हो, कोई इंसान चल रहा है, चलते चलते पीछे से आकर उसको धक्का मार देते हो, तो वो जिस स्पीड से चल रहा था, तुम्हारे धक्का लगने से उसका स्पीड बढ़ जाता है कि घट जाता है? ऑब्वियस बात है, बढ़ जाता है ना। अब बहुत सारे तो मुंह के बल गिर भी जाते हैं, वो दूसरी बात है। उसके बाद वो गिरा मुंह के बल, फिर वो तुम्हारा मुंह का बल नहीं हटा देता है, क्योंकि लड़ाई होगा ना फिर आपस में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी हम लोग फोर्स के मदद से ये 5 तरह का चेंजेस कर सकते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, किसी का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? और स्पीड चेंज कर सकते हैं। अच्छा, स्पीड का एक ना जनरल एग्जांपल देखता हूँ, लोअर क्लास से सुनने को और देखने को बहुत आराम से मिलता है। बहुत सारे बच्चे लोग ना टायर चलाते हैं, टायर देखियो कभी? हाँ, बच्चे में टायर चलाते थे। वो टायर में क्या होता था कि जब वो चला रहे जब देखेंगे बहुत तेज चलाना है तो जोर जोर से मारेंगे और उसके साथ भी दौड़ेंगे, है ना। अच्छा, और बहुत अच्छा डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है ना, कि एक तरफ से लगाएंगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में समझ रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से पढ़ो। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, यहां पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है ना। यहां मैं कुछ बैलेंस का एग्जांपल बता दूंगा और यहां मैं अनबैलेंस का बता दूंगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा फिजिक्स है, फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा जोर डालना पड़ता है, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर जोर नहीं डालोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान देना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। हम केस 1 की बात कर रहे हैं, है ना। केस 1, मान लो ये मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मान लो कि मैंने एक बॉक्स लाकर रख दिया, ठीक है। एक ग्राउंड है, ग्राउंड में मैंने क्या लाकर रख दिया? एक बॉक्स लाके रख दिया। तुमको बोर्ड दिखाई दे रहा है? पक्का? ठीक। अब क्या हुआ, कोई इंसान क्या किया, इस पे धक्का लगा रहा है इस डायरेक्शन पे, है ना। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स। कोई पर्सन है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। कोई पर्सन क्या किया कि इधर में भी क्या कर रहा है, वो भी इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ, यानी ये उस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट ए है, ये जो बॉक्स है, क्या वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं करेगा। ना ही वो इधर मूव करेगा, ना ही इधर करेगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया, जो रिजल्टेंट फोर्स था वो क्या हो गया? 0 न्यूटन का। इसलिए डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आया, मोशन में चेंजेस नहीं आया। ना ही वो ऑब्जेक्ट यहां से इधर मूव किया और ना ही वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव किया। तो ऐसा फोर्स ऐसा रिजल्टेंट फोर्स जिसकी वैल्यू 0 आ जाए, वैसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, यानी ऐसा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब कि फोर्स लगने के बाद वैल्यू देख रहे हैं, रिजल्ट यानी वैल्यू, फोर्स लगने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू देख रहे हैं। रिजल्टेंट वैल्यू अगर 0 आ गया, 0 न्यूटन, है ना, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बैलेंस का मतलब तराजू। तराजू का मतलब क्या हो एक नॉर्मल भाषा में? जहां पर दोनों तरफ क्या हो? इक्वल हो। दोनों के दोनों तरफ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे दोनों तरफ तो इक्वल ही है ना, 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन, तो बैलेंस्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक और सिनेरियो देख लेते हैं। सिनेरियो दूसरा है हमारे पास, यानी केस 2 की बात कर रहा हूं। यहां पर वही बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। ध्यान देना, इस बार क्या हो रहा है, इस बार कोई पर्सन यहां से 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का, है ना। और यहां पर दो लोग मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं। कितने लोग? दो लोग, है ना।
एक जो पर्सन है वो लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और एक पर्सन लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, वसीम बताएगा। वसीम, बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है? बैलेंस है। क्यों? क्योंकि देखो इधर में अकेला एक पर्सन है ना, वो कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 3 न्यूटन का लगा रहा है। यहां पर दो लोग मिल करके फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मत सोचो कि दो लोग हैं, लोग दो नहीं, ताकत देखो, ताकत देखो। एक का ताकत 10 न्यूटन का है, दूसरे का ताकत 2 न्यूटन का है, तो मिल करके ये लोग कितना लगा रहे हैं? ये लोग भी तो 12 ही लगा रहे हैं। इसका मतलब अल्टीमेट क्या हो गया कि यहां 12 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, यहां पर 10 प्लस 2 यानी 12 न्यूटन का ही फोर्स लगा हुआ है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आया वो क्या आ गया? 0 न्यूटन का। और 0 न्यूटन अगर किसी का रिजल्टेंट फोर्स होता है तो वह कैसा फोर्स होता है? बैलेंस फोर्स होता है। बोल, नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? 0 आया, बैलेंस फोर्स हो जाएगा उसी पर। 0 आया तो वो क्या होगा? बैलेंस फोर्स। उसके अलावा जितना भी आ जाए वो अनबैलेंस होगा। अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर बताऊंगा। बैलेंस सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? कोई क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है? तुम्हें उधर पीछे समझ में आ रहा है? पीछे सभी को समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, वो रिजल्टेंट। नेक्स्ट सिनेरियो 3 देखते हैं, यानी केस 3। अब यहां ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास एक ग्राउंड है जहां पर एक मेरे पास बॉक्स रखा हुआ है, एक पर्सन यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और एक पर्सन यहां पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। इधर पे एक ही पर्सन लगा रहा है 10 न्यूटन का और यहां पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तुम सोचो कि मैं इधर से धक्का लगा रहा हूं 15 न्यूटन का, ठीक है, और तुम वहां से धक्का मेरे को लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो जीत किसकी होगी? 15 न्यूटन वाली, है ना? 15 न्यूटन वाले की फोर्स ज्यादा होगी। तो ये जिस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा होगा वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि 15 जो है वो 5 से जीत गया, एक्स्ट्रा उसके पास 5 न्यूटन था, इसलिए ये जिस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा था वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा ताकत है इसके मुकाबले। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो रिजल्टेंट फोर्स जो था, रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो +5 आया। किस डायरेक्शन में? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। समझ में आया? एक और सिनेरियो लेते हैं जिससे सारा बात क्लियर हो जाएगा। केस 4, ठीक है। अब यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर एक पर्सन ताकत लगा रहा है कितना? 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का, और यहां पर दो लोग ताकत लगा रहे हैं, एक लगा रहा है 8 न्यूटन का और दूसरा लगा रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है। अब बताओ, है ना, ये पर्सन ए है, नहीं, ये मान लो ए पर्सन है और ये लोग दोनों मिलकर के बी पर्सन है। तो बताओ, तुम बताओ जी, किसकी जीत होगी? ए पर्सन की या बी पर्सन की? बी। तो बी जिधर धक्का लगा रहा है, ये उधर की ओर धक्का लगा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट उधर की ओर ही जाएगा, इधर की ओर नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स, यानी बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब ये जो दोनों तरफ इक्वल हो, दोनों तरफ अगर इक्वल है तो बैलेंस। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो ये हो गया कितना? ये हो गया 8 + 4, कितना हो गया? 12 न्यूटन। ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर भी देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ फोर्स इक्वल नहीं होंगे तभी वो ऑब्जेक्ट ए प्लेस से बी प्लेस तक मूव करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। हवा मेरे को यहां से धक्का लगा रहा है, कुछ हवा यहां से मेरे को धक्का लगा रहा है, ठीक है। फिर से ध्यान समझना, मैं यहां पर हूं, कुछ हवा मेरे को यहां धक्का लगा ही रहा होगा, है ना, और कुछ हवा यहां से धक्का लगा रहा होगा।
क्या मैं मूव किया? नहीं मूव किया, यानी रिजल्टेंट क्या है? बैलेंस फोर्स, क्योंकि रिजल्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन कभी बहुत तेजी से आंधी आता है, मैं वहां खड़ा होना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो हवा का जो झोंका होता है वो मेरे को धक्का लगाकर अपनी और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या लगा देता है? फोर्स लगा देता है, तो हम लोग मूव कर पाए। तो वो क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स। अब तुम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, दोनों फोर्स, या दोनों में से कोई भी नहीं फोर्स। मतलब 4 ऑप्शन दे दिया गया, बस सिंपल सा बोला गया कि टीचर मूव कर रहे हैं। ठीक है, टीचर मूव कर रहे हैं, टीचर मूव हो गए हैं, जो भी समझो। अब बताओ ये जो है वो बैलेंस फोर्स के कारण, अनबैलेंस फोर्स के कारण, या बैलेंस अनबैलेंस दोनों के कारण, या बैलेंस अनबैलेंस दोनों के कारण नहीं? बताओ क्या टिक लगाओगे तुम लोग? क्या लगाओगे तुम? बोथ, दोनों के कारण। तुम क्या लगाओगे टिक? दोनों के कारण। तुम अनबैलेंस। इसका आंसर अनबैलेंस होगा, क्योंकि अगर बैलेंस होगा तो हम तो कहीं मूव करेंगे ही। अगर बैलेंस हो गया मतलब ये इधर से धक्का लगा रही है, मेरे को धक्का लगा, तो हम मूव करेंगे नहीं। अगर हम कहीं मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उस डायरेक्शन का फोर्स मेरे पर काम कर रहा है। अब बात अलग है कि आप बोल रहे हो कि आप तो अपनी मर्जी से मूव किए, वो ठीक है, मानते हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस फोर्स के कारण ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर बैलेंस होगा तो ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, वो हमेशा किसमें रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। समझ में आया? और अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में आया? वसीम आ रहा समझ में? समझ में आया? आ रहा है समझ में ना? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है वो किसके कारण? अनबैलेंस फोर्स। देखो अगर हम यहां पर चलने लग गए तो इसका मतलब क्या है कि यहां से जो फोर्स लगा होगा वो कम है और यहां का फोर्स ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है। अगर मान लो ध्यान देना, मेरी बात को समझो कि अगर हम इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कोई यहां से 20-15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर किसी तरीके से ऐसा मान लो, बोल रहे, ठीक है, एज्यूम कर लो कि ये बॉक्स भी अपने से इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाए, तो क्या ये मूव करेगा? हाँ करेगा, इसी डायरेक्शन करेगा। तब वो किस डायरेक्शन करेगा? इस डायरेक्शन करेगा। जा रहा है दिमाग में? समझ में आ रहा है? मैं ऑब्जेक्ट हूं? मैं ऑब्जेक्ट हूं कि नहीं? पहले बताओ। हो ना? तो फिर हम क्या बोले? ऐसे अज्यूम कर लो। बात समझ में आ गया? हाँ बोलो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 100 kg का हुआ और इधर से 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 50, तो उसमें वो कौन सा फोर्स होगा? अगर तुम यहाँ पर, हम क्या बोले, अगर तुम इसका भी मानोगी वेट, तब हम इसका वेट अभी तो मान ही नहीं रहे, अभी तो सिर्फ हम लोग इधर दोनों का फोर्स देख रहे हैं। बात समझ में आया? अगर तुम इसका भी देखोगी तो वही बात है कि इसको मूव करने के लिए इसका वेट को भी ओवरकम करना हो, तब जाकर वो एक प्लेस से मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ही 100 kg का है, ऑब्जेक्ट 100 kg का है, तो अगर हम उसको हिलाना चाहते हैं तो मेरा फोर्स 100 kg से ज्यादा होना चाहिए। 100 kg के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि 100 kg के बराबर होगा तो कैंसिल आउट हो गया। तब हमको कितना लगाना होगा? 101 न्यूटन लगाएंगे, उतना ताकत लगाएंगे, तब जाकर ये थोड़ा सा मूव करेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का वेट ही 100 kg है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आ गया ना? सभी को समझ में आया? तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है?